जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ अकेडमी की इस सुपर लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग जिलेवार एमपी जीके का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आज हमारा जो ज़िला है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ज़िला है झाबुआ। बात करेंगे झाबुआ ज़िले की उस विशेष आदिवासी संस्कृति को लेकर, जिसने न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में झाबुआ को और इसकी आदिवासी संस्कृति को फेमस किया हुआ है, प्रसिद्ध किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं झाबुआ को लेकर। सबसे पहले हम इसके भौगोलिक क्षेत्र को देखें, इसकी मैप में स्थिति, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में यहाँ पर झाबुआ स्थित है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान है और ये है आपका गुजरात। तो गुजरात और राजस्थान को इसकी सीमा छूती है। और दूसरे मैप में थोड़ा सा और इसको देखते हैं कि देखिए यहाँ पर झाबुआ ये रहा। झाबुआ में यहाँ पर आपका ये राजस्थान की सीमा है, ठीक है। और इसके नीचे हम बात करें तो यहाँ पर गुजरात की सीमा आती है। मतलब झाबुआ जो है वो राजस्थान की सीमा को भी छूता है और गुजरात को भी छूता है, ठीक है। अच्छा, यदि हम इधर जिलों की बात करें तो झाबुआ के दक्षिण में अलीराजपुर है, पूर्व में धार है और उत्तर में रतलाम है। मतलब 3 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो झाबुआ को छूते हैं, रतलाम, धार और अलीराजपुर। जबकि पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में ये राजस्थान और गुजरात से इसकी सीमा लगती है, ठीक है दोस्तों। तो ये लोकेशन याद रख लीजिएगा झाबुआ का। ये लोकेशन के साथ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका एक उद्देश्य है कि कहीं न कहीं जो एमपी का मैप है, उसमें आपको मैप में सारे के सारे 52 जिले भरने आना चाहिए। आपको सभी जिलों का लोकेशन पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको लोकेशन वाइज़ पश्चिम से ही इन जिलों का शुरुआत कर रहा हूँ और हम झाबुआ जिले को देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए झाबुआ कहाँ है? यहाँ पर स्थित है, जिसके पश्चिम में आपको गुजरात, राजस्थान और पूर्व में धार, उत्तर में रतलाम और दक्षिण में अलीराजपुर देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, बात करें अगर झाबुआ के नाम की, तो सबसे पहले इसे खोजा गया था झब्बू नायक वाले व्यक्ति ने। झब्बू नायक नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसको सबसे पहले खोजा था, या हम बात कर सकते हैं कि इसके बारे में इसी के नाम पर नाम पड़ता है। और प्रमुख रूप से ये तब उभर कर सामने आता है जब यहाँ पर राठौर वंश की स्थापना होती है। कौन से वंश की स्थापना होती है दोस्तों, याद रखिएगा, राठौर वंश की स्थापना होती है। याद रखना है कि जोधपुर के राजघराने में शाही परिवार जो है, वहाँ के देशोदास राठौर जो थे, उन्होंने यहाँ पर राठौर वंश की स्थापना की थी 1584 में। तो झाबुआ में जैसे राठौर वंश की स्थापना होती है ना, उसके बाद से झाबुआ जो उसका उत्थान या फिर उभर कर सामने आता है, ठीक है। अच्छा, आगे जाके हम बात करें यदि ब्रिटिश राज की, तो ब्रिटिश राज में जो झाबुआ है वो मध्य भारत की एक रियासत थी। याद रखेंगे कहाँ की? मध्य भारत की एक रियासत थी जो भोपाल वार एजेंसी के अधीन आती थी। और 1927 में ये मालवा एजेंसी के अधीन आ गई थी। मतलब 1927 से भोपाल जो है वो मालवा एजेंसी के अधीन हम लोग रखे हुए हैं। यदि राठौर राजवंश की बात करें तो इस हिस्से पर, मध्य प्रदेश के इस झाबुआ जिले पर 1948 तक हम बोल सकते हैं कि राठौर राजवंश का शासन रहा है। वो राठौर राजवंश जिसने 1584 में यहाँ से राज करना स्टार्ट किया था, वो 1948 तक यहाँ पर शासन करता रहा है। इसके बीच में यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का भी आगमन होता है ना? ये सब लोगों का आगमन होता है, लेकिन अंततः हम देखें तो 1948 तक इस पे राठौर राजवंश का शासन रहता है। 1948 मई में, आगे अगर देखें तो 1948 मई में जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, तो झाबुआ, अलीराजपुर, जोबट, काठीवारा, मथुरा, है ना? ये याद रख लीजिएगा कि झाबुआ, अलीराजपुर, जोबट, काठीवारा, मठवार, इन सब राज्यों को विलय करके झाबुआ जिले का गठन किया गया था, ठीक है। हम लोग अलीराजपुर का भी अध्ययन करेंगे। अलीराजपुर जो आज एक अलग से जिला है, झाबुआ के दक्षिण में है, इसके बारे में भी हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा जिला होगा वो अलीराजपुर ही होगा जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अलीराजपुर पहले झाबुआ में ही था, ठीक है। तो 1948 में जब झाबुआ जिले का गठन हुआ था, तो इसमें ये क्षेत्र मिला दिए गए थे और झाबुआ का गठन किया गया था। इसके बाद झाबुआ के जो अंतिम शासक थे, उनके रजामंदी के बाद 15 जून 1948 को इसको भारतीय संघ में मिला दिया गया था। इसका मतलब ये था कि मैंने कहा था कि राठौर वंश जो था वो 1948 तक इस पे शासन करता है। यहाँ से राठौर वंश के जो अंतिम शासक होते हैं वो झाबुआ को भारतीय संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे देते हैं और इसको भारतीय संघ में मिला लिया जाता है। और ये नवनिर्मित झाबुआ जो है वो मध्य भारत राज्य का हिस्सा रहता है। इसके बाद दोस्तों, मध्य भारत में रहते हुए 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य में घटक इकाई बन जाता है। मतलब मध्य प्रदेश जो नवीन राज्य बनता है, उसका एक जिला बन जाता है क्या? झाबुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है। मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, जिन भी लोगों ने पहले लेक्चर को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, उस लिंक में जाकर उस पहले लेक्चर को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने राज्य पुनर्गठन के बारे में बात की है।
और राज्य पुनर्गठन की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने वहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, जिसको फजल अली आयोग बोलते हैं, उसके बारे में भी बात की थी। राज्य पुनर्गठन के बाद जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनता है, जिसमें मध्य प्रदेश में 43 जिले होते हैं और 8 संभाग होते हैं, उन 43 जिलों में झाबुआ जिला भी शामिल था, जिसे 15 जून 1948 को भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया गया था। और ये कौन सी, मध्य भारत वाला जो इलाका था उसका हिस्सा था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। यदि इसकी जनसांख्यिकी की आंकड़ों को देखें तो याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखेंगे, अभी 2021 की जनगणना के अंतिम आंकड़े जो है वो नहीं आए हैं, और कोरोना के चलते यदि हम बात करें तो जनगणना का जो काम है वो अगले बोल सकते हैं कि आदेश तक के लिए गृह मंत्रालय ने स्थगित किया हुआ है। तो यहाँ याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ पर झाबुआ का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3600 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। राजस्व मंडलों की बात करें तो 7 राजस्व मंडल है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इसकी जो तहसील है, तहसीलें भी यहाँ पर कितनी है, 7 तहसीलें हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत झाबुआ में कितनी है तो याद रखना है 375 ग्राम पंचायतें हैं। नगर पालिकाएं झाबुआ में नगर पालिकाओं की संख्या 5 है। जनगणना की संख्या यदि हम बात करें झाबुआ में तो 14वें नंबर की हुई है, और गांवों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर लगभग 832 गांव है झाबुआ में। ठीक है, अच्छा और देखते हैं जनसंख्या अगर झाबुआ की देखते हैं तो 10,25,048 के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। और लिंग अनुपात अगर हम देखें तो यदि तो 990 यहाँ का लिंगानुपात है। कुछ जगहों पर लिंगानुपात 989 मिलता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो आंकड़ा है ये सरकार की वेबसाइट के तहत लिया गया है। तो याद रखना है कि लिंगानुपात जो है वो लगभग 990 है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बाल लिंगानुपात की बात करते हैं, शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ पर 944 है। ठीक है, साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 43.3% के आसपास झाबुआ में साक्षरता है, और ये इंदौर संभाग में ही आता है। इंदौर संभाग में 8 जिले हैं, उन 8 जिलों में शामिल है आपका झाबुआ जिला भी। तो झाबुआ जिले में ये सभी इसके जनसांख्यिकी संबंधी आंकड़े हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश की ओवरऑल जनगणना की तुलना में 990 आपको दिखती है, बोल सकते हैं लिंगानुपात, ओवरऑल लिंगानुपात जो है उसकी तुलना में झाबुआ का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो ज़्यादा है। भले वो शिशु लिंगानुपात की बात करें या फिर हम लोग ओवरऑल जो लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ पर एक आपको पॉजिटिव चीज़ दिखाई देना चाहिए कि झाबुआ में कहीं ना कहीं लिंगानुपात बेहतर है, और उन जिलों में शामिल है जिनमें लिंगानुपात सबसे अच्छी स्थिति में है। बराबर, चलिए तो इंदौर संभाग का हिस्सा हमने ये भी बात कर लिया है। नेक्स्ट इसका भौगोलिक परिदृश्य के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या स्थिति है। तो झाबुआ जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, इसका मुख्यालय जो है वो झाबुआ में, भाई हर एक जिले का मुख्यालय झाबुआ में होता है। जैसे इंदौर जिला है तो इंदौर जिले का मुख्यालय इंदौर में होगा, तो हर एक चीज होती है ना। तो यहाँ का जो मुख्यालय है, सारे के सारे काम जो होते हैं वो सेंटर कहाँ है, झाबुआ में होता है। अच्छा, झाबुआ जो है वो नर्मदा के उत्तर में है, याद रखना है कि जो नर्मदा घाटी है उसके उत्तर में है झाबुआ। ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, मालवा के पठार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो भौगोलिक स्थिति याद रखिएगा, विंध्यन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नर्मदा घाटी के उत्तर में और मालवा के पठार के पश्चिम में स्थित है झाबुआ जिला। यदि हम बात करें तो झाबुआ जिला जो है जो मध्य प्रदेश के पश्चिम में है, इसकी गुजरात के दाहोद से, गुजरात के कहाँ से, दाहोद से इसकी सीमा मिलती है, राजस्थान के बांसवाड़ा से इसकी सीमा मिलती है, और मध्य प्रदेश के धार, अलीराजपुर और रतलाम जिलों से इसकी सीमा मिलती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जिलों से इसकी सीमा मिलती है, आपको ये भी याद रखना है। जब इसको नया नया बसाया गया था, इसको डेवलप किया जा रहा था, तो 16वीं शताब्दी में यह जिला कहाँ, बहादुर सागर झील के किनारे पर बसा हुआ। तो याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है कि झाबुआ जो है वो कौन सी झील के किनारे पर है, तो आप बताएंगे झाबुआ जो है वो बहादुर सागर झील के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि समुद्र तल से लगभग 428 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि झाबुआ जिले की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो आप बताएंगे 428 मीटर की ऊंचाई पर झाबुआ स्थित है ना। और कौन सी झील के किनारे पर है, तो याद रखिएगा बहादुर सागर झील के किनारे पर स्थित है झाबुआ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या स्थिति है। अगर नदियों की बात करते हैं तो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो झाबुआ जिला है वो नर्मदा के उत्तर में है। इसका मतलब ये है कि ये किसके जल ग्रहण क्षेत्र में आ गया है, तो नर्मदा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में आ गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो अनास, माही, हथनी, कुंदा, इंपॉर्टेंट नदी कौन सी यहाँ से बहती है, याद रखना है, अनास नदी, माही नदी, हथनी नदी और कुंदा नदी जो है वो यहाँ से
बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो इन नदियों के नाम भी याद रखेंगे। जलवायु की बात करें यहाँ की, तो जलवायु की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जलवायु क्या होता है। तो किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालिक जो मौसमी दशाएं होती हैं, कैसी दशाएं, दीर्घकालिक दशाएं, है ना, जिनमें परिवर्तन कम समय में नहीं होता, जिनमें परिवर्तन के लिए आपको लगभग 30-40 साल कम से कम या फिर 100 सालों के बाद कोई परिवर्तन दिखता है, ऐसे दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं को क्या बोलते हैं, हम जलवायु बोलते हैं। जलवायु की यदि हम बात करें तो दोस्तों याद रखना कि जैसे भारत की जलवायु क्या है, भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्यों है, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो हमारे देश के मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, देश के 8 राज्यों से गुजरती है। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, कर्क रेखा जो है वो रतलाम से गुजरती है और रतलाम और झाबुआ दोनों पास में, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो झाबुआ पर भी पड़ता है। इसका मतलब जो है कि झाबुआ जो है उसमें गर्मी की स्थिति बनी रहेगी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि चूंकि मध्य प्रदेश में भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो आपके झाबुआ क्षेत्र में भी इसी प्रकार की जलवायु होगी। झाबुआ में मानसून के महीने को छोड़कर शेष जो महीने होते हैं वो आमतौर पर सूखे रहते हैं। भाई शेष महीने तो पूरे देश में ही सूखे रहते हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती है। यहाँ पर मार्च से मई के बीच में जो है गर्मी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अक्टूबर और नवंबर तक मानसून का मौसम जो है वो चला जाता है। तो इस बीच में जो हल्की फुल्की बारिश होगी उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट मानसून, है ना, याद रखना पोस्ट मानसून की अवधि इसको बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दिसंबर से फरवरी के बीच में क्या होगा, ठंड पड़ती है, जैसे कि मध्य प्रदेश का मौसम होता है, ठीक उसी प्रकार से मानसून के महीनों को अगर छोड़ दें तो शुष्क है ना। ये भी हम लोगों को जानने को पड़ता है। अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर किस महीने में होती है, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि झाबुआ में सबसे ज्यादा वर्षा आपको कब देखने को मिलेगी, जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जो महीना होता है वो जुलाई का महीना होता है। और झाबुआ में पश्चिम से पूर्व की तरफ वर्षा की मात्रा कम होती है। पश्चिमी झाबुआ से पूर्वी झाबुआ की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, झाबुआ में अगर रिकॉर्ड वर्षा की हम बात करें तो 24 घंटे के भीतर एक दिन में सबसे ज्यादा वर्षा जो हुई है वो हुई है 292.1 मिलीमीटर बारिश। और ये बारिश कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखना 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को झाबुआ में लगभग 292.1 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई थी, ये याद रखेंगे। और सबसे कम बारिश कब हुई थी, 2011 में। 2011 में सबसे कम बारिश हुई थी जो लगभग 37% कम थी, याद रखें। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और चीज याद रखना है कि मई का जो महीना होता है, मई का जो महीना होता है वो सबसे गर्म महीना होता है झाबुआ में। झाबुआ में सबसे गर्म महीना कौन सा, मई का होता है, जहाँ दैनिक जो तापमान होता है औसत वो लगभग 39.5 से 40 डिग्री के बीच में होता है। मतलब हम ये मान सकते हैं 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर आपका चला जाता है। ठीक है, न्यूनतम टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 26 डिग्री के आसपास होता है। अधिकतम टेम्परेचर इतना पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा गर्म महीना कौन सा होता है, मई का होता है। और सबसे ज्यादा बारिश को उसमें महीने में होती है तो जुलाई में होती है, बराबर। चलिए आगे देखें कि दिसंबर से फरवरी के बीच में जो ठंड पड़ती है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो ठंड है वो जनवरी के महीने में होती है। मतलब यहाँ का सबसे कम तापमान कौन से महीने में नोट किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, जनवरी के महीने में झाबुआ में सबसे कम तापमान नोट किया गया। लगभग कितना, 11.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास नोट किया गया था। मतलब जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है, जुलाई सबसे ज्यादा वर्षा वाला महीना होता है और मई सबसे ज्यादा गर्मी वाला महीना होता है, याद रखना, बरोबर। तो ये हमने किस पे बात की है, जलवायु पर बात की है। अब दोस्तों जैसे कि हमने जलवायु पर बात कर ली, तो किसी भी प्रदेश की जलवायु जो होती है वो जलवायु वहाँ की वनस्पति को और फसलों को निर्धारित करती है। तो वहाँ की वनस्पति और फसलों का निर्धारण जो होता है वो जलवायु के हिसाब से होगा। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वनों की। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि पूरे मध्य प्रदेश में वन मिलते हैं वैसे ही आपके झाबुआ में भी वन मिलते हैं। झाबुआ में किस प्रकार के वन मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। किस प्रकार के वन मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब उष्ण कटिबंधीय तो हमारे यहाँ की जलवायु है तो ऐसे में उष्ण कटिबंध मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन का क्या मतलब है, शुष्क पर्णपाती वन दोस्तों ऐसे वन होते हैं जो कम वर्षा वाले प्रदेशों में होते हैं, जहाँ पर वर्षा औसत या औसत से कम होती है। औसत वर्षा जहाँ होती है मतलब
सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होगी, ऐसे प्रदेशों में आपको इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे जो गर्मी के मौसम में पानी की बचत के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, है ना, क्योंकि झाबुआ प्रदेश के उन जिलों में शामिल नहीं है ना जहाँ वर्षा ज्यादा होती है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में पूर्व वाले क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा ज्यादा कहाँ होती है? पूर्वी प्रदेशों में। और पश्चिम तक आते आते वर्षा कम हो जाती है, तो इस प्रदेश में तो वैसे ही कम वर्षा होती है। तो कम वर्षा का प्रदेश है, तो यहाँ पर जो पौधे होंगे वो हरे भरे ज़्यादा नहीं होते हैं, शुष्क पर्णपाती वन होते हैं जो गर्मी के मौसम में पानी की बचत के लिए, किसकी बचत के लिए? पानी की बचत के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो इसकी जो पेड़ों की महत्वपूर्ण प्रजातियां, उसमें महुआ है, सलाई है, आंवला है, बबूल है, धावड़ा है, पलाश है, खैर है, तेंदू है, ये वृक्ष इंपॉर्टेंट तौर पर यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? सागौन जो है उसके वृक्ष भी यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर? अगर झाबुआ के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो मैंने कितना बताया? लगभग 3600 वर्ग किलोमीटर के आसपास कुल एरिया है। इसमें से 1712 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर हमको क्या मिलता है? वन देखने को मिलता है। ठीक है, जो कुल भूगोल क्षेत्र का कितना है? लगभग 25.27% के आसपास आता है। तो इस प्रकार से हमने इसके वन वाले क्षेत्र को देखा, है ना। अगर हम इसके प्रशासनिक एरिया की बात करें कि प्रशासनिक दृष्टि से झाबुआ की क्या स्थिति है, तो याद रखना है कि झाबुआ में जिला प्रशासन का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं झाबुआ के जिला अधिकारी। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं, सीईओ हुए, अपर जिला अधिकारी मतलब एसडीएम होता है, डीएम भी होता है, डीएम भी है, और आपके पास एसडीएम भी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सीए भी हो सकते हैं, सीईओ भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जिले जो उनको 4 प्रभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और हर एक की जो अध्यक्षता करता है वो एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है, एसडीएम जो होता है वो करता है। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ की संसदीय क्षेत्रों की, तो यहाँ पर झाबुआ रतलाम संसदीय सीट है। कितनी? झाबुआ रतलाम संसदीय सीट है, और झाबुआ रतलाम संसदीय सीट है जो 3 जिलों को लेकर, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम को मिलाकर बनती है। तो झाबुआ की जो संसदीय सीट है वो 3 जिलों को मिलाकर बनती है, झाबुआ जिसमें एक आता है, अलीराजपुर जिसमें आता है, और रतलाम आता है। ठीक है, अच्छा, संसदीय क्षेत्र के जो कुल मतदाता हैं उसमें 70% कौन है? आदिवासी मतदाता हैं। 30% कौन है? जो अदर आते हैं वो लोग हैं। लेकिन जो भी टोटल वोटर्स हैं इन तीनों जिलों को मिलाकर जो संसदीय सीट बनती है उसके, उनमें 70% जो होते हैं वो आदिवासी लोग ही होते हैं। इसका मतलब ये जान लेना जरूरी है कि यहाँ पर अगर कोई भी नेता आपका संसद में जाता है तो उसका जाना पूरी तरीके से कौन सी आदिवासी जनसंख्या पर ही डिपेंड करता है। आदिवासी पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर सीट के जो है वो जाती है आपकी। ठीक है, अच्छा, यदि हम बात कर लेते हैं विधानसभा सीट की, तो झाबुआ में 3 विधानसभा सीटें हैं। झाबुआ की है, एक थांदला की और एक पेटलावाद की है। तो पेटलावाद पे, थांदला पे और झाबुआ में 3 यहाँ पर विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलेंगी, बराबर। और जिसका भी जो आधार है वो कौन तय करता है? आदिवासी पॉपुलेशन ही तय करती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आदिवासी सीट ही मानी जाती है। आगे बात करें यहाँ की मिट्टी की दोस्तों, तो मिट्टी की यदि हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि जो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की जो ज्यादातर मिट्टी है वो कम उर्वर है। एक तो इसकी बाउंड्री जो वो राजस्थान से लग गई है ना, तो यहाँ पर मिट्टी जो है वो कम उर्वर है, और शायद इसीलिए यहाँ के वन आवरण में भी कमी दिखाई पड़ती है। वैसे देखा जाए तो ये मालवा के पठार का ही विस्तार है, और मालवा के पठार का अगर ये विस्तार है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काली मिट्टी भी मिलेगी, है ना। तो काली मिट्टी का क्षेत्र, लेकिन चूंकि ये एकदम नॉर्थ वेस्ट में आ गया है और इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि राजस्थान से बाउंड्री भी है, तो इन सब चीज़ों के चलते इसकी जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है वहाँ पर मिट्टी आपको कम उपजाऊ भी देती है। तो इतना उपजाऊ क्षेत्र आपको जनरली नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ पर पता है खेती में इंपॉर्टेंट क्या है? ज्वार होता है, बाजरा होता है, इस प्रकार की खेती होती है। और विशेष तौर पर ये मक्का, मक्का के लिए तो विशेष तौर पर जाना जाता है ना। तो मक्का उत्पादन की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ के अधिकतर लोग मक्का का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खनिजों की। यदि हम लोग झाबुआ के खनिजों की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट तौर पर तो आप यहाँ पे रॉक फॉस्फेट देखते हैं कि रॉक फॉस्फेट यहाँ पर विशेष तौर पर होता है। इसके अलावा भी कई सारे खनिज हैं जो झाबुआ में होता है, लेकिन रॉक फॉस्फेट जब भी आ जाता है तो आप झाबुआ का नाम लगा देंगे। इसके अलावा भी कोई बहुत सारे खनिज हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि डोलोमाइट होता है, संगमरमर होता है, चूना पत्थर यहाँ होता है, अबरक यहाँ होता है, सीसा भी होता है, कैल्साइट, तांबा, एस्बेस्टस और मैग्नीज, ये भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट खनिज क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा रॉक फॉस्फेट जो है वो झाबुआ का इंपॉर्टेंट खनिज है, आपको ध्यान रखना है, बरोबर। चलिए, अर्थव्यवस्था की बात करें
तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया कि भाई हमने इसके पहले वर्षा की बात कर ली, मतलब जलवायु को देख लिया, है ना, जलवायु किस हिसाब की, हमने मिट्टी की बात कर ली, मृदा की, है ना, हमने खनिजों की बात कर ली, और यही चीजें कहीं ना कहीं आपको क्या बताएंगे, यही आपके अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि यदि हमने जलवायु और मिट्टी की बात की तो एक तो सूखा वाला क्षेत्र है जहाँ पर पानी कम होता है, कम वर्षा होती है, ये पता है, और कम वर्षा के अलावा यदि हम बात कर सकते हैं तो बहुत सारी मिट्टी भी बंजर है। तो यहाँ पर बेसिकली कृषि और इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया है, मक्का की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन यहाँ पर बांस के बने जो उत्पाद है वो महिलाएं बनाती हैं, जैसे कि गुड़िया, गुड़िया शिल्प के लिए जो झाबुआ है वो बहुत प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा गुड़िया शिल्प कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा गुड़िया शिल्प जो है वो झाबुआ की प्रसिद्ध है। तो गुड़िया शिल्प यहाँ पर बहुत चलती है, मन के बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, जितनी भी ये सब आइटम होते हैं वो जाति आइटम जो होते हैं वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसे आइटम होते हैं जिनको लंबे समय तक पूरे देश में रहने वाले लोग अपने घरों को और कमरों को सजाने में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर पुरुषों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीन कामठी, धनुष और तीर कहीं ना कहीं इनकी शिष्टता और आत्मरक्षा का प्रतीक भी रहा है, तो ये भी ध्यान है। इनकी इकोनॉमी की और बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र आपको मिलता है जो पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है, देश में फेमस है, ये है मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र। मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो झाबुआ में स्थित है। कई बार एग्जाम्स में प्रश्न आया हुआ है, वो प्रश्न न केवल व्यापम की एग्जाम में बल्कि पीएससी जैसी एग्जाम में भी, यूपीएससी जैसी एग्जामों में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है। तो मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो झाबुआ में है, जो कि 1984 में जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया था और उनके द्वारा की गई थी। तो मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो झाबुआ में है, जो कि 1984 में स्थापित किया गया था। और यह औद्योगिक क्षेत्र जो है लगभग 223 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों, याद रखना है, 223 हेक्टेयर में फैला हुआ औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि महत्वपूर्ण तौर पे रेलवे लाइन से भी जुड़ा हुआ है। इसकी जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ से अच्छी है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली वो खेती में ज़्यादा नहीं होते, मक्का की खेती करते हैं, जो है बांस उससे बने उत्पाद जो होते हैं, गुड़िया शिल्प और ये सब चीज़ें बनाते हैं। मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर प्रसिद्ध है। बाकी मेनली जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं वो अन्य जिलों में जाकर जो मेहनत मजदूरी का काम होते हैं वो भी संपन्न करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों परिवहन की, तो जब हम परिवहन की बात करते हैं झाबुआ की, तो यहाँ पर परिवहन सुविधाओं का विकास जो है वो जितना हम उम्मीद करते हैं उतना नहीं हुआ है। परिवहन का विकास यहाँ पर संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, कम ही परिवहन का विकास हुआ है। यदि हम यहाँ पर रेल मार्ग की बात कर लेते हैं तो मेघनगर रेलवे स्टेशन, ध्यान रखना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया मेघनगर जो है वो एक औद्योगिक क्षेत्र भी है। यहाँ से जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि देश के दूसरे भागों में, प्रदेश के दूसरे भागों में उनको भेजा जा सके। तो उस औद्योगिक क्षेत्र की सफलता तभी निश्चित हो सकती है जब उसके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर हो। तो इस औद्योगिक क्षेत्र को, मेघनगर को भी रेलवे लाइन से जोड़ा गया है। तो झाबुआ का जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है ना वो मेघनगर रेलवे स्टेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि देश के अनेक बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। और लगभग 45 किलोमीटर यदि हम और जाते हैं तो रतलाम की बॉम्बे रेल लाइन जो है उस इसी से होकर, जिले से होकर जाती है। तो जो बॉम्बे रेल लाइन है रतलाम वाली वो भी यहीं से जाती है। नेशनल हाईवे नंबर 59, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 59 जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर झाबुआ जिले से ही गुजरता है, मतलब झाबुआ जिले मुख्यालय से ही गुजरता है। तो ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 59। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम वायु मार्ग की बात करते हैं तो झाबुआ में कोई एयरपोर्ट वगैरह नहीं है। अगर हम झाबुआ में सबसे नज़दीक के एयरपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे नज़दीक का जो हवाई अड्डा है वो इंदौर का देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है, और ये विमान क्षेत्र जो है वो सबसे नज़दीकी है, यहाँ से यहाँ के लोग दूसरे एरियाज में जा सकते हैं। ठीक है, तो परिवहन की दृष्टि से झाबुआ जो है वो पिछड़ा है, संतोषजनक यहाँ पर परिवहन का विकास नहीं हुआ है, ये याद रखना है। ठीक, चलिए, यदि बात करें पर्यटन की तो पर्यटन की दृष्टि से झाबुआ प्रसिद्ध है। पर्यटन की दृष्टि से झाबुआ के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जो पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सबसे बड़े यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देवाझिरी, समोई और तारखेड़ी, यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं लोग जाते हैं वो हैं देवाझिरी, समोई और तारखेड़ी। देवझिरी की हम बात करें तो ये झाबुआ का एक गांव है जो सुनार नदी के तट पर है। झाबुआ का एक गांव है जो सुनार नदी के तट पे है, और इस गांव के नाम से ही पता चलता है कि ये किस चीज को, भगवान शिव का एक स्थान होगा। ये एक देवधाम है, क्या है, एक देवधाम है। और झिरी यहाँ का एक बात कर सकते हैं तो 12 मासी वसंत है। ठीक है,
तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का प्राचीनतम मंदिर है। एक झरना है जहाँ एक कुंड बनाया गया है, एक समाधि है यहाँ पर। और बोल सकते हैं कि ग्रीशियन कैलेंडर के अनुसार हम बात करें तो अप्रैल माह में यहाँ पर पूर्णिमा के दिन एक धार्मिक आयोजन भी होता है। तो देवझिरी जो है वो भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जो झाबुआ के देवझिरी गांव में है, याद रखना। ओके, इसके बाद बात करें तो यहाँ पर झाबुआ अंचल में एक और क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं समोई। समोई क्यों प्रसिद्ध है यहाँ पर याद रखना, जो समोई है वो भी एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है जो प्रमुख तौर पर आदिवासी अंचल में आदिवासी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदिवासी लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जो आदिवासी लोग होते हैं यहाँ पर बाबा देव डूंगर की पूजा करते हैं। बाबा देव का जो मंदिर है वो एक ऊंची पहाड़ी पर है, बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थापित है, और आदिवासी लोग इनकी खास तरीके से पूजा करते हैं और उनके अंदर इनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है। इसी प्रकार से झाबुआ में एक और दर्शनीय स्थल, इसका नाम है तारखेड़ी। तारखेड़ी जो है वहां पर विश्व मंगल हनुमान मंदिर है। विश्व मंगल हनुमान मंदिर यहाँ पर लगभग 1954 से स्थापित है। दोस्तों कब से? 1954 से स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक मूर्ति प्रकट हुई थी, उसके बाद वहाँ के पुजारियों ने जो देश के लोग थे वहाँ के क्षेत्रीय, उन्होंने इस मूर्ति को स्थापित करके वहाँ पर एक मंदिर बना दिया। तो विश्व मंगल हनुमान मंदिर जो है वो पेटलावा तहसील में एक प्राचीनतम तीर्थ स्थल है, आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व मंगल हनुमान मंदिर कहाँ है, तो ये तारखेड़ी में, और तारखेड़ी कहाँ? पेटलावा तहसील झाबुआ में, बराबर। तो ये याद रखना। तो ये प्रमुख दर्शनीय स्थल की हमने बात कर ली है ना। ये विश्व मंगल हनुमान मंदिर, मैंने यहाँ पर इमेजेस भी लगा दिए हैं, ये है ना हनुमान जी की जो अंदर प्रतिमा है उसकी इमेज है। इसके अलावा मंदिर का जो गेट है वो है, बाबा देव डूंगर का जो एरिया है वहाँ का भी चित्र लगा दिया, ताकि आपको एक वहाँ का एक आप इमेजिन कर सकते कि किस प्रकार का स्थल होगा। इसके बाद हम और आगे आगे जाएं तो यहाँ के सामाजिक परिदृश्य की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सामाजिक परिदृश्य की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो बिना भगोरिया के और बिना भील जनजाति के यहाँ का सामाजिक परिदृश्य पूरा नहीं हो सकता। याद रखना है कि आदिवासी शोध केंद्र जो है वो झाबुआ में है। देश का एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिवासी शोध केंद्र कहाँ है, तो झाबुआ में है। और झाबुआ जो है मूल रूप से एक आदिवासी जिला है जहाँ पर मुख्य रूप से भील और भिलाला आदिवासी जातियाँ रहती हैं। तो भील और भिलाला आदिवासी जो जातियां हैं वो मुख्य रूप से यहीं पर रहती हैं, और एक आदिवासी जिले के रूप में झाबुआ पूरे देश में प्रसिद्ध है। और इस जिले को, इस संस्कृति को, आदिवासी संस्कृति को और भी ज़्यादा फेमस करता है यहाँ का भगोरिया पर्व। भगोरिया पर्व कहें या वास्तव में एक भगोरिया हाट बाजार है जो होली से पहले कहीं ना कहीं लोग सामग्री खरीदने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो एक ऐसा मेला है, एक ऐसा हाट बाजार है ये, जहाँ पर व्यापार भी होता है, व्यवसाय भी होता है, लोग नाचते गाते भी हैं, मनोरंजन भी करते हैं। एक प्रकार से सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। भगोरिया मेला जो है वो राजकुमार कसुमर और बालून के समय अस्तित्व में आया था, जो कि यहाँ झाबुआ से ही आदिवासी समुदाय से संबंधित माने गए हैं। तो एक प्राचीन मेला है जो बहुत समय से लग रहा है। और ये जो झाबुआ में भगोरिया हाट लगता है, इसकी शुरुआत होलिका दहन के 7 दिन पूर्व से हो जाती है। होलिका दहन के 7 दिन पूर्व से हो जाती है। इस अवसर पर डंडा जो होता है, होली का जो डांडिया गाड़ने का होता है, वो डांडिया गाड़ा जाता है। और ये माना जाता है इनमें कि इस डांडिया के गड़ने के बाद ये कोई शुभ काम जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। तो होली अवसर की शुरुआत के पहले 7 दिन पूर्व से ही इसको शुरू कर दिया जाता है, भगोरिया हाट को। और ये जो है मालवांचल में लगता है, जिसके अंतर्गत धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी आदि जिले आते हैं। यहाँ पर ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन भगोरिया हाट जो विशेष तौर पर झाबुआ में ही लगाया जाता है, ठीक है। अब जो हाट बाजार लगता है, ये एक प्रकार से एक और मान्यता है कि ये विवाह संबंधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। विवाह संबंध की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक परंपरा के अनुसार युवक युवती आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपने जीवन साथी को चुन के भाग जाते हैं, और वो तब तक घर नहीं लौटते जब तक उनका परिवार जो है वो उस विवाह के लिए तैयार नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से एक जीवन साथी चुनने का तरीका भी है, साधन भी है भगोरिया हाट, और होली के अवसर पर होता है। बेसिकली ये मार्च के महीने में ही आयोजित किया जाता है। कब होता है? मार्च के महीने पर ही आयोजित किया जाने वाला एक हाट बाजार है। इसे एक पर्व के तौर पर भी देखते हैं, और यहाँ पर एक नृत्य भी होता है इस अवसर पर। तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर फेमस है ना, आपको याद रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट विविध के तथ्यों का, तो झाबुआ उन जिलों में से है जहां भारत सरकार का जल ग्रहण मिशन जो है, केंद्र जो है, वो सबसे ज्यादा सफल रहा है। इसके अलावा यह एकमात्र जिला है प्रदेश का जो राजस्थान और गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है। इसके अलावा झाबुआ जिले से 14 मई 2008 को अलीराजपुर को अलग कर दिया गया। मतलब झाबुआ पहले बहुत बड़ा था, अलीराजपुर जो है वो इसी में शामिल था,
लेकिन 14 मई 2008 को अलीराजपुर को झाबुआ से अलग कर दिया गया था। रेल कोच की जो रिपेयर फैक्ट्री है वो भी झाबुआ में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ की जो मयूर अभ्यारण्य है, मयूर अभ्यारण्य जो है वो झाबुआ के मेघनगर में प्रस्तावित है। मतलब झाबुआ में अभी तक कोई ना तो अभ्यारण्य रहा और ना कोई जैव आरक्षित क्षेत्र रहा और ना ही दोस्तों यहाँ पर कोई राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान भी नहीं है, जैव आरक्षित क्षेत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ ही समय पहले सरकार ने यहाँ पर एक अभ्यारण्य को प्रस्तावित किया जो मयूर अभ्यारण्य होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने झाबुआ जिले की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने देखा है। एक संयुक्त जो इसका अध्ययन होता है वो पूरा अध्ययन हमने यहाँ पर किया है। झाबुआ में क्या विशेष है, क्या विशेष नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों अगले लेक्चर में एक नए ज़िले के की चर्चा के साथ आपके साथ रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।